दोस्तों, आपके डिमांड पर आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट रिव्यू करने जा रहे हैं मिड कैप कैटेगरी के एक जाने माने म्यूचुअल फंड एचडीएफसी मिड कैप म्यूचुअल फंड को। इस वीडियो के साथ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। अगर आपका एचडीएफसी मिड कैप में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है या फिर अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिड कैप कैटेगरी में जितने भी म्यूचुअल फंड हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा एवीएम है वो एचडीएफसी मिड कैप फंड का है। यानी एवीएम के मामले में अपनी कैटेगरी का ये नंबर 1 म्यूचुअल फंड है एवीएम के मामले में। ठीक है, बात करते हैं ये फंड कब से स्टार्ट हुआ था। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 1 जनवरी 2013 से ये फंड स्टार्ट हुआ था, जिसे आज लगभग 11.5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। तो बहुत पुराना फंड है। किसी भी म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस देखने के लिए हमें उस कैटेगरी के कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करना होता है, साथ ही साथ उस कैटेगरी के बेंचमार्क से हमें कंपेयर करने की जरूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एचडीएफसी मिड कैप की जब बात आती है तो ये मिड कैप कैटेगरी का है। यानी मिड कैप कैटेगरी में जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उनका कैटेगरी एवरेज किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने का है और उस कैटेगरी का जो बेंचमार्क है उसका रिटर्न कैसा है, उससे कंपेयर करके हम लोग इस एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड के परफॉर्मेंस को जांचेंगे। तो अगर मैं आपको पिछले एक महीने का डेटा दिखाऊं तो कैटेगरी एवरेज 3.7 का है, बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है 3.5 का दिया है और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने 5.5 का रिटर्न दिया है। पिछले 3 महीने का अगर मैं आपको आंकड़ा दिखाऊं तो कैटेगरी एवरेज जो है वो 15.9% का है, मिड कैप का जो बेंचमार्क है वो 14.2 का रिटर्न दिया है और एचडीएफसी ने 16.8% का रिटर्न दिया है। अगर मैं आपको 6 महीने का डेटा दिखाऊं तो कैटेगरी एवरेज जो है वो 26.7% का है, निफ्टी मिड कैप यानी कि बेंचमार्क 23.1 का है और यहाँ पर एचडीएफसी ने 25% का रिटर्न दिया है। यानी 6 महीने के आंकड़े में ये बेंचमार्क को तो बीट कर रहा है, बेंचमार्क से ज़्यादा है, लेकिन कैटेगरी एवरेज से ये कम है एचडीएफसी। ठीक है, चलिए बात करते हैं 1 साल का डेटा। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो मिड कैप कैटेगरी का एवरेज है वो 54% है और इसका जो बेंचमार्क है उसका भी 54% है। और अगर मैं आपको बात करूं यहाँ पर एचडीएफसी का तो 53.3 है, यानी 1% कम रिटर्न ये जनरेट करके दिया है। पिछले 3 साल का अगर मैं आपको आंकड़ा दिखाऊं तो कैटेगरी एवरेज 25% का है, बेंचमार्क लगभग 27.5% का है और एचडीएफसी का जो रिटर्न रहा है पिछले 3 साल में वो 31.1% का है, जो कि कहीं ज़्यादा है इस मिड कैप कैटेगरी से और बेंचमार्क से। अगर मैं आपको लॉन्ग टर्म 5 ईयर का डेटा दिखाऊं तो 28.4% कैटेगरी एवरेज है, 29.6% मिड कैप जो बेंचमार्क है उसका है और 31% है आपका एचडीएफसी मिड कैप का। यानी कि 5 साल के आंकड़े में ये बहुत बड़े मार्जिन से बेंचमार्क को और कैटेगरी एवरेज को बीट कर पा रहा है। अब एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि चूंकि ये मिड कैप कैटेगरी का फंड है, यानी कि इसमें अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो जो आपका पैसा है वो किन कंपनी में इन्वेस्ट किया जाएगा इस एमसी के द्वारा। तो ऐसी कंपनी जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से लेकर के 20,000 करोड़ के बीच में है, उस कंपनी में आपका मेजॉरिटी जो पैसा है वो इन्वेस्ट किया जाएगा। जैसे मिड कैप कैटेगरी का है तो मिड में सेबी के गाइडलाइन के अनुसार 65% मिनिमम आपका पैसा इन्वेस्ट करना होता है। बाकी का जो 35% पैसा बचा वो फंड मैनेजर के ऊपर है कि वो किस कैटेगरी में, चाहे लार्ज कैप में, स्मॉल कैप में या फिर डेट में अपना एक्सपोजर रख सकता है। लेकिन मिनिमम 65% एक्सपोजर जो है वो मिड कैप कैटेगरी की कंपनी में इनको रखना ही होगा। ठीक है, ये इनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल होता है मिड कैप का। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कुछ और टेक्निकल पॉइंट्स की अगर हम लोग बात करें तो इनकी रेटिंग आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। हालांकि रेटिंग से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। फंड साइज देख सकते हैं अपनी कैटेगरी में टॉप पर है ये फंड साइज मिड कैप कैटेगरी में। ठीक है, इसके बाद से अगर मैं कुछ और टेक्निकल पॉइंट्स आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर आप इनकी होल्डिंग्स देख सकते हैं। 72 स्टॉक्स में इनकी होल्डिंग है और मिड कैप कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो आपको ज्ञात होगा कि टोटल 150 कंपनियां जो हैं वो मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है और इनमें 150 में 65% मिनिमम आपको एक्सपोजर रखना है। बाकी का जो 35% बचा जो लार्ज कैप की कंपनी है 100
कंपनी या फिर स्मॉल कैप की कंपनी है जो 251 से लेकर के 5200 सीरियल नंबर तक लिस्टेड है बीएसई और एनएसई में, उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है, या फिर डेट और डेट ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट्स में आपका पैसा डाला जा सकता है। अब यहाँ पर अगर इनकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्विटी में इनका एक्सपोजर लगभग 94% के आसपास है, और कैश में इनका एक्सपोजर 6.2 के आसपास है, और जो डेट में इनका एक्सपोजर होगा वो इसी में ये इंक्लूड किए हुए हैं। ठीक है, तो 6.2 में आपका कैश भी है और साथ ही साथ आपका डेट इंस्ट्रूमेंट भी है। ठीक है, अब यहां पर हमें टेक्निकल पॉइंट्स को समझना होगा कि ये फंड कितना वोलेटाइल है या नहीं है। तो इसको जानने के लिए हमें बीटा की वैल्यू देखनी होगी। बीटा की वैल्यू हमें ये बताता है कि कोई भी फंड अपने बेंचमार्क से कितना ज़्यादा वोलेटाइल होगा। अब ये वोलेटाइल शब्द मैं जब यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है एक्चुअल, इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए शेयर मार्केट किस प्रकार से परफॉर्म करती है, इस प्रकार से। कभी भी आपको मार्केट इस प्रकार से रिटर्न नहीं जनरेट करके देगी, वो मार्केट हमेशा ऐसे ही चलेगा। आपको ये वैल्यू एवरेज करके बताई जाती है कि पिछले 5 साल में मिड कैप कैटेगरी ने 26% का या फिर 22% का या फिर 20% का रिटर्न दिया है। जबकि रिटर्न कैसे हो सकता है? हो सकता है कि किसी समय मान लीजिए पहले साल मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म की और 20% पॉजिटिव रिटर्न दिया, अगले साल हो सकता है -10% का रिटर्न दे, उसके बाद हो सकता है -30% का रिटर्न दे दे, उसके बाद हो सकता है कुछ और वैल्यू दे दे। तो पिछले 5 साल का या फिर जितने टाइम पीरियड का आप रिटर्न देखते हैं उन सब का क्या किया जाता है, एवरेज वैल्यू निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर मार्केट कभी एवरेज वैल्यू के हिसाब से रिटर्न नहीं देती है, बल्कि मार्केट इस प्रकार से मूव कर रही होती है। अब मान लीजिए कि ये पॉइंट जब मार्केट ऊपर उठा तो ये बीटा की वैल्यू हमें ये बताता है कि जब मार्केट ऊपर उठेगा तो ये फंड यानी एचडीएफसी कितना ज़्यादा ऊपर उठेगा, या फिर जब मार्केट नीचे गिरेगा तो कितना ज़्यादा नीचे गिरेगा। एक उदाहरण से समझते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं बीटा क्या होता है। तो बीटा हमें यह बताता है कि कोई भी फंड कितना वोलेटाइल है। अगर बीटा की वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है तो इसका मतलब ये हो गया कि जितना इंडेक्स बढ़ेगा या फिर जितना इंडेक्स घटेगा मार्केट ऊपर या फिर नीचे जाने की कंडीशन में, उतना ही ये फंड भी घटेगा या फिर बढ़ेगा। अगर बीटा की वैल्यू 1 से कम होती है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे, तो उस कंडीशन में ये कम वोलेटाइल होगा अपने बेंचमार्क की तुलना में। मतलब कि मान लीजिए अगर बेंचमार्क 10% से नीचे गिर रहा है तो हो सकता है कि ये फंड 9% से ही नीचे गिरे। और अगर बीटा की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा हो जाती है, बीटा की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा हो जाती है तो ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल माना जाएगा, यानी अपने बेंचमार्क की तुलना में ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होगा। यानी कि मार्केट मान लीजिए कि अगर 10% से गिर रही है तो हो सकता है कि ये 11% से गिरने लगे, 12% से 15% तक भी जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर बीटा हमें बताता है कि ये फंड अपने बेंचमार्क की तुलना में कितना ज़्यादा वोलेटाइल है। तो चूंकि ये बीटा का वैल्यू यहां पर 1 से कम है तो ये बेंचमार्क से कम वोलेटाइल होगा, जो कि हमारे लिए अच्छा पॉइंट है। इसके बाद से अल्फा की बात करें तो अल्फा की जो वैल्यू होती है पॉजिटिव में जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे लिए बेटर होता है। यहां पर अल्फा का वैल्यू बहुत अच्छा है, 4.52। अब मैं यहां पर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेकर के आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न बना करके देगा बेंचमार्क की तुलना में, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए कि ये म्यूचुअल फंड है जो कि बेंचमार्क है, जो कि 10% मार्केट जब चढ़ा तो ये रिटर्न बना करके दे रहा है। जब मार्केट चढ़ा तो ये फंड एचडीएफसी मिड कैप कितना रिटर्न बना करके देगा, तो बेंचमार्क से इस बीटा के वैल्यू को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 8.8, और ये जो अल्फा की वैल्यू होती है इसको इसमें जोड़ देते हैं यानी 4.52। 2 8 5 13 का 3 हाथ में 1 8 और 1 9 9 और 4 13। यानी अगर बेंचमार्क 10% ऊपर उठा तो ये म्यूचुअल फंड जो है एचडीएफसी मिड कैप वो लगभग 13.32%, लगभग 13.5% ऊपर उठेगा। यानी ये बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न आपको बना करके दे रहा है। ठीक है, ये तो तब हो गया जब मार्केट ऊपर की तरफ मूव ले रहा है, लेकिन ये भी तो होगा कि मार्केट क्रैश भी तो होगा कभी ना कभी। तो ये हमें डाउन साइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा या नहीं, इसके लिए दो हमारे पास और टेक्निकल पॉइंट्स हैं। पहला शार्प रेशियो और दूसरा शॉर्टिनो रेशियो। डाउन साइड प्रोटेक्शन हमें शॉर्टिनो रेशियो से पता चलता है। अभी हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझेंगे कैसे। अब पहले बात कर लेते हैं शार्प रेशियो की। शार्प रेशियो हमें यह बताता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी म्यूचुअल फंड एएमसी जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट, साथ ही साथ डेट और डेट ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट में भी इन्वेस्ट करके रखती है। अब इक्विटी में जो टोटल इनका एक्सपोजर होगा वो पूरी तरीके से मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से मूव करेगा, आपका पैसा ग्रो करेगा या नहीं। क्यों? क्योंकि इक्विटी यानी कि डायरेक्टली आप कंपनी की हिस्सेदारी ले रहे हैं और कंपनी का परफॉर्मेंस जिस हिसाब से बढ़ेगा या फिर घटेगा उसी के हिसाब से आपका पैसा भी या तो ग्रो कर सकता है या तो नीचे जा सकता है। यानी ये पूरी तरीके से रिस्की है। क्यों रिस्की है? क्योंकि कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर आपका जो रिटर्न है वो डिपेंड कर रहा है। लेकिन जब डेट की बात करते हैं तो डेट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ जाती हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स आ जाते हैं, कारपोरेट बॉन्ड्स आ जाते हैं, जो कि लगभग एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न हमें ऑफर करते हैं 7 से 8%। तो यहाँ पर मान लीजिए कि अगर ये फंड पिछले
एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, पिछले 5 साल में मान लीजिए 20% का रिटर्न बना करके दिया, तो इनका एक्सपोजर इक्विटी में भी हो सकता है और इनका एक्सपोजर डेट में भी हो सकता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि इक्विटी का जो एक्सपोजर होगा वो क्या होगा, वो रिस्की होगा, और डेट का जो एक्सपोजर होगा वो रिस्की नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न 7% 8% के हिसाब से हमें हमारे पैसे को ग्रो हो रहा है। तो अगर मान लीजिए मार्केट इस प्रकार से चली और मार्केट यहाँ पर क्रैश हो रही है, तो ये वाला जो इन्वेस्टमेंट है डेट में, वो तो इससे इंपैक्ट करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें फिक्स रेट ऑफ रिटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन इक्विटी वाला जो एक्सपोजर होगा, मार्केट जब क्रैश होगा तो यहाँ पर ये जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, और इसकी वजह से पूरा ओवरऑल जो रिटर्न है वो प्रभावित होता है। इतना समझ में आ गया? अब ध्यान से सुनिएगा, शार्प रेशियो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। शार्प रेशियो समझने से पहले थोड़ा सा आपको स्टैंडर्ड डेविएशन समझना होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि म्यूचुअल फंड जो होता है वो हमेशा रिटर्न इस प्रकार से देता है, लेकिन हम लोग इसका एवरेज वैल्यू निकाल देते हैं कि पिछले 5 साल में मान लीजिए कि इस फंड ने 20% का रिटर्न बना करके दिया है। तो जब मार्केट ऊपर उठेगा तो अपने एवरेज वैल्यू से ये हो सकता है इतना ऊपर चली जाए, और जब मार्केट नीचे गिरेगा तो अपने एवरेज वैल्यू से मान लीजिए इतना चला जाए। यानी मार्केट जो एवरेज वैल्यू है इसके रिटर्न का, इससे इतना ऊपर या फिर इतना नीचे ये जा सकती है जब भी मार्केट ऊपर उठेगा और जब भी मार्केट नीचे गिरेगा। तो ये वाली जो वैल्यू होती है इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी अपने एवरेज वैल्यू से कितना ऊपर और कितना नीचे जा सकती है, इसी के बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होगा उतना हमारे लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ये एवरेज वैल्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन मान लीजिए इतना ही होता, तो उस कंडीशन में क्या होता, भले हमें रिटर्न कम बना करके देता, लेकिन जब मार्केट गिरता तो ये हमें डाउन साइड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होगा उतना वो फंड कम वोलेटाइल माना जाता है, यानी स्टेबल माना जाता है। यहां तक चीजें स्पष्ट हो गई। अब चलिए समझते हैं शार्प रेशियो कैलकुलेट कैसे करते हैं। शार्प रेशियो हमें यह बताता है कि कोई भी फंड अगर रिस्क ले रहा है तो रिस्क को एडजस्ट करने के बाद से कितना रिटर्न हमें बना करके देगा। जैसे आप भी मान लीजिए कि आप इक्विटी में एक्सपोजर ले रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि इक्विटी में जब मैं रिस्क ले रहा हूं एज ए रिटेल इन्वेस्टर, तो मैं ये चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी मुझे रिटर्न बना करके दे, क्योंकि मैं अपने पैसे पर रिस्क ले रहा हूं। ठीक है, तो इसके लिए जो शार्प रेशियो का फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। अब टोटल रिटर्न क्या आएगा, जो मैंने आपको बताया, मान लीजिए 20% का टोटल रिटर्न है, और माइनस रिस्क फ्री रिटर्न जो मैंने आपको बताया डेट में जो एक्सपोजर होगा, मान लीजिए वो 7% 8% का रिटर्न दे रही है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। मान लीजिए इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 10 का है, तो 10 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 10 यानी 1.2। तो इस प्रकार से किसी भी म्यूचुअल फंड का शार्प रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। अब यहाँ पर शार्प रेशियो 1.69 है। मैं आपको बता दूं कि शार्प रेशियो पॉजिटिव में जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे लिए बेहतर ऑप्शन होगा, बेहतर होगा। क्यों होगा, ध्यान से सुनिएगा। ये जो भिन्न आप देख पा रहे होंगे, ये जो फ्रैक्शन देख पा रहे होंगे, इसकी वैल्यू पॉजिटिव में कब ज़्यादा आएगी। मैंने आपको बताया कि शार्प रेशियो जो आप ये फ्रैक्शन देख रहे हैं इसी की तो वैल्यू शार्प रेशियो आ रही है। अब ये वैल्यू ज़्यादा कब होगी, जब डिनोमिनेटर का वैल्यू कम होगा, और डिनोमिनेटर क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मैंने आपको बताया कि जितना कम होगा स्टैंडर्ड डेविएशन उतना ही फंड स्टेबल माना जाएगा और उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। तो यहां पर शार्प रेशियो जितना ज़्यादा होगा पॉजिटिव में उतना हमारे लिए बेहतर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद से अगर हम लोग बात करें शॉर्टिनो रेशियो की, तो शॉर्टिनो रेशियो भी पॉजिटिव में जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे लिए अच्छा है। ये भी इसका फॉर्मूला एज इट इज सेम रहता है इसके जैसे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये हो जाता है कि अभी जो शार्प रेशियो में हम स्टैंडर्ड डेविएशन पूरा ले रहे थे, अब हम केवल डाउन साइड प्रोटेक्शन की बात करेंगे। यानी यहाँ जो एवरेज वैल्यू है रिटर्न का और इससे कितना ये नीचे जा रहा है, इसके बीच का जो डिफरेंस होगा ये डाउन साइड प्रोटेक्शन वाला स्टैंडर्ड डेविएशन है। यानी फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन अब सिर्फ इतना वैल्यू लेंगे, और फिर वहीं आप फॉर्मूला समझिए कि डिनोमिनेटर जितना कम होगा उतना ही शॉर्टिनो रेशियो का वैल्यू ज़्यादा आएगा और उतना ही हमें डाउन साइड प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड कर रहा होगा। यहाँ तक तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। यानी अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव में जितना ज़्यादा हमारे लिए बेहतर, बीटा का वैल्यू जितना कम 1 से उतना हमारे लिए बेहतर, शार्प रेशियो पॉजिटिव में जितना ज़्यादा उतना हमारे लिए बेहतर, और शॉर्टिनो रेशियो पॉजिटिव में जितना ज़्यादा उतना हमारे लिए बेहतर। अब ये टेक्निकल डेटा देख करके एक चीज़ तस्वीर बिल्कुल साफ हो रही है कि ये अपने बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न हमें बना करके देगा, और साथ ही साथ ये हमें डाउन साइड प्रोटेक्शन भी कुछ हद तक प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, चलिए अब इस एएमसी के द्वारा आपके फंड को मैनेज करने के लिए कितना आपसे ईयरली फीस लिया जाएगा उसे हम लोग एक्सपेंस रेशियो के तौर पर जानते हैं, और इसके बारे में डिस्कस करना जरूरी भी है। क्यों? क्योंकि आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपसे ईयरली चार्ज फीस यहाँ पर चार्ज किया जाएगा, तो वो चार्ज आप दूसरे इस
कैटेगरी के अदर जो म्यूचुअल फंड्स हैं मिड कैप कैटेगरी के, कहीं उससे ज़्यादा तो नहीं दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इससे भी अच्छा फंड है और वो कम फीस लेकर के आपको ज़्यादा रिटर्न बना करके दे रहा है। तो इसका कंपैरिजन करना बेहद जरूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.73% एक्सपेंस रेशियो है। अगर मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए आपका 1 लाख का फंड है और इस 1 लाख के फंड पर एएमसी आपसे ईयरली कितना चार्ज कर लेगी फीस के नाम पर, तो आप देख पा रहे इससे मैं डिवाइड कर देता हूँ, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो कटेगा तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा और 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 730 रुपये। 1 लाख रुपये फंड को मैनेज करने के लिए आपसे ईयरली 730 रुपये फीस के तौर पर चार्ज किया जाता है इस एएमसी के द्वारा। साथ ही साथ कुछ और यहाँ पर बात कर लेते हैं फीस के बारे में। तो अगर आप 1 साल से पहले अपने इन्वेस्टमेंट से पैसे निकाल रहे हैं तो जितना भी आप पैसा निकालेंगे उसका 1% आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद अपना पैसा निकालते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता दूं कि अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट के तहत वन टाइम इन्वेस्टमेंट के तहत अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर तो फिक्स है कि एक ही इंस्टॉलमेंट आपने पे किया। लेकिन अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रत्येक एसआईपी का प्रत्येक इंस्टॉलमेंट जो है वो एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट माना जाता है और प्रत्येक इंस्टॉलमेंट को कम से कम 1 साल हो जाना चाहिए, तभी आपका एग्जिट लोड जीरो होगा। अन्यथा कंडीशन में, जैसे मान लीजिए कि आप 2024 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए 1 जनवरी से, ठीक है, जनवरी से आपने स्टार्ट किया और फरवरी मार्च अप्रैल, ये मान लीजिए दिसंबर आ गया और उसके बाद से आप 2025 में भी अपने इस जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं और आप यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। 2026 में जा करके मान लीजिए कि आपने जनवरी में अपना पैसा रिडीम करना चाहते हैं तो आपको लगेगा कि आपने तो 2024 से स्टार्ट किया था तो आपका पूरा पैसे का 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है इन्वेस्टमेंट का। लेकिन नहीं, यहाँ पर 2025 में जो इंस्टॉलमेंट कटा, मैंने आपको बताया कि प्रत्येक इंस्टॉलमेंट जो है वो फ्रेश इन्वेस्टमेंट है और प्रत्येक इन्वेस्टमेंट को आपका कम से कम 1 साल का समय हो जाना चाहिए। तो जितने भी इंस्टॉलमेंट इसमें 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं उस पर कोई भी एग्जिट लोड आपका नहीं लगेगा। लेकिन जितने भी इंस्टॉलमेंट आपका 1 साल से कम समय हुआ रहेगा उस पर 1% का एग्जिट लोड आपको पे करना पड़ेगा अगर आप अपने पूरे पैसे को रिडीम करते हैं। तो यहाँ तक तस्वीर साफ हो गई। इसके बाद से स्टैम्प ड्यूटी तो सब में लगता है, ये आपको पता होगा। और टैक्सेशन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर अभी हाल ही में यूनियन बजट 2024-25 में जो टैक्स था उसको बढ़ा दिया गया है। अभी अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% पहले लगता था, अब इसको बढ़ा करके 20% कर दिया गया और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% कर दिया गया, पहले ये 10% हुआ करता था। और अगर एक फाइनेंशियल ईयर में 1,25,000 तक का अगर आपका यहाँ पर गेन हुआ है तो वो रिडीम मतलब कि रिबेट हो जाएगा, मतलब कि उतने तक आपका छूट है। मतलब कि मान लीजिए एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने 2 लाख गेन प्राप्त किया तो इसमें से 1.25 लाख जो होगा वो रिबेट हो जाएगा और बाकी का जो 75,000 बचा उसी पर केवल आपको टैक्स पे करना होगा। यहाँ तक तस्वीर स्पष्ट हो गई। नो डाउट अभी तक के जो भी टेक्निकल पॉइंट्स हमने देखे हैं उसके हिसाब से एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी मिड कैप कैटेगरी का एक बेहतरीन फंड निकल करके सामने आ रहा है। लेकिन मिड कैप कैटेगरी में ही हमारे पास बहुत सारे अदर ऑप्शंस हैं और उनसे भी इसे कंपैरिजन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि क्या हमारे पास कम फीस लेकर के कोई ज़्यादा रिटर्न बनाने वाला भी म्यूचुअल फंड है क्या इस कैटेगरी में, इसकी जांच करना भी बेहद जरूरी है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं यहाँ पर एयूएम वाइज सेलेक्ट करता हूँ तो सबसे बड़ा एयूएम जो है वो एचडीएफसी का ही है, इसलिए ये टॉप पर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर रिटर्न के मामले में सेलेक्ट करूँ और पिछले 5 साल का रिटर्न आपको दिखाऊँ तो रिटर्न के मामले में नंबर 1 पर आप देख पा रहे होंगे क्वांट मिड कैप फंड है जो कि लगभग 39.5% का रिटर्न दिया है। दूसरे नंबर पर मोतीलाल ओसवाल आता है जो कि लगभग 35.5% का रिटर्न दिया है। इसके बाद से तीसरे नंबर पर एडलवाइस आता है जो कि लगभग 33% का। चौथे नंबर पर महिंद्रा मैन्युलाइफ जो कि लगभग 33% का। 5वें नंबर पर पीजीआईएम आता है जो कि 32.84% के साथ। और उसके बाद से 6ठे नंबर पर निपॉन इंडिया आता है 31.47% के साथ। और 7वें नंबर पर आता है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड लगभग 31% के साथ। यानी कि नो डाउट अब यहाँ से आप बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे कि एचडीएफसी 7वें नंबर पर है और इससे ऊपर 2 बड़े चेहरे या फिर 2 बड़े नाम आप कह लीजिए, क्वांट मिड कैप जो कि लगभग सब कैटेगरी में इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। तो पहले एक बार क्वांट को देखेंगे और साथ ही साथ मोतीलाल ओसवाल को भी कंपेयर करके देखेंगे कि क्या ये एचडीएफसी से अच्छे फंड है या नहीं। ठीक है, यहाँ पर अगर इनके एयूएम की बात करें तो एयूएम में अगर आप देखें तो कोई मेल ही नहीं है। यहाँ पर 8,747 करोड़ का एयूएम है क्वांट का और 12,000 का एयूएम है मोतीलाल ओसवाल का, जबकि एचडीएफसी का 70,000 करोड़ का है।
फीस के मामले में देखेंगे तो क्वांट और मोतीलाल दोनों की फीस लगभग समान है, लेकिन एचडीएफसी की फीस की जब बात करते हैं तो यहाँ पर फीस इन दोनों से एचडीएफसी की फीस ज़्यादा है। 0.7% आपको यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो देना पड़ रहा है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एचडीएफसी मिड कैप, क्वांट मिड कैप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, तीनों को हम लोग कंपेयर करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिए यहाँ पर 1 जनवरी 2013 को एचडीएफसी मिड कैप स्टार्ट हुआ था, 7 जनवरी 2013 को क्वांट स्टार्ट हुआ था और 24 फरवरी 2014 को मोतीलाल ओसवाल स्टार्ट हुआ था। क्वांट का जो यहाँ पर डेटा देख पा रहे होंगे ये एक्चुअली में पहले एस्कॉट म्यूचुअल फंड एएमसी के नाम से ये हुआ करता था, जिसे 2018 में एक्वायर किया गया क्वांट म्यूचुअल फंड के द्वारा। तो जो भी इनका रिटर्न या फिर डेटा देख पा रहे होंगे ये आप 2018 से मान करके चलिएगा, क्योंकि इससे पहले कोई दूसरा एएमसी था, तो इसे हम लोग 2013 नहीं बल्कि 2018 से मान करके चलेंगे। बाकी 2014 में मोतीलाल ओसवाल था और उससे पहले एचडीएफसी आया था, यानी तीनों में अगर सबसे पुराने फंड की बात करें तो एचडीएफसी मिड कैप सबसे पुराना फंड है। यहां तक तस्वीर साफ हो गई। चलिए अब इसके बाद से अगर हम लोग बात कर लें इनके रिटर्न के बारे में, तो पिछले एक साल में आप देख पा रहे होंगे एचडीएफसी मिड कैप ने लगभग 53.3% का रिटर्न दिया है, क्वांट ने 63.8 का और मोतीलाल ने 70% का रिटर्न दिया है। 3 साल में अगर आप देखेंगे तो 31% के साथ एचडीएफसी है, 34% के साथ क्वांट है और 40% के साथ मोतीलाल ओसवाल है। इसके साथ ही साथ 5 साल का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 31% के साथ एचडीएफसी है, लगभग 40% के साथ क्वांट है और 35% के साथ मोतीलाल ओसवाल फंड है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्वांट मिड कैप के कुछ टेक्निकल पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं कि क्या ये फंड एचडीएफसी से वाकई में अच्छा है या नहीं। तो फंड साइज के मामले में ये एचडीएफसी के सामने कहीं भी नहीं टिकता। इसके बाद से होल्डिंग की अगर बात करें तो एचडीएफसी की होल्डिंग जो थी वो 72 कंपनी में थी और क्वांट की होल्डिंग 30 कंपनी में है। इसके साथ ही साथ अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो इनका जो डेट में एक्सपोजर है वो 4% है और लगभग 94% इक्विटी में और कैश में लगभग 1.8% के आसपास है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ बीटा की वैल्यू, तो ये एचडीएफसी से ज़्यादा है। एचडीएफसी का कितना था 0.88 था और यहाँ पर 0.93 है, यानी क्वांट जो है वो क्या है ज़्यादा वोलेटाइल होगा एचडीएफसी से, यानी कि जब मार्केट गिरेगा तो क्वांट ज़्यादा गिरेगा और एचडीएफसी कम गिरेगा। यहाँ तक तस्वीर साफ हो गई। चलिए इसके साथ ही साथ अल्फा की वैल्यू यहाँ पर एचडीएफसी से ज़्यादा है क्वांट में, यानी कि ये वोलेटाइल तो है, मार्केट जब गिरेगा तो ज़्यादा गिरेगा और जब मार्केट उठेगा तो ये ज़्यादा रिटर्न भी आपको बना करके देगा। ठीक है, तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि वोलेटिलिटी से आपको डर नहीं लगता और थोड़ा सा रिस्क लेकर के आप ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं तो आप क्वांट की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक स्टेबल फंड चाहते हैं जो कि हमें रिटर्न 1-8% कम ही दे, 2-4% कम ही दे, लेकिन फंड बहुत ज़्यादा वोलेटाइल ना हो, जब मार्केट उठे तो ऐसा ना हो कि बहुत छप्पड़ फाड़ के रिटर्न दे और जब मार्केट गिरे तो बिल्कुल ही गिर जाए, उस प्रकार का अगर आप नहीं चाहते हैं तो एचडीएफसी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से एक बार हम लोग देख लेते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फंड का फंड साइज लगभग 12,500 करोड़ का है और एचडीएफसी का 70,000 करोड़ का था। तो फंड साइज के मामले में तो ये कहीं पर भी एक तरीके से नहीं टिकता। होल्डिंग की बात करें तो 24 कंपनीज में इनकी होल्डिंग है और एचडीएफसी की 72 कंपनी में होल्डिंग थी। साथ ही साथ अगर मैं आपको दिखाऊं तो इक्विटी में इनका एक्सपोजर 94.8% है और कैश में 5.1 है और इसी में कुछ पार्ट इनका डेट का भी होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं अल्फा की बात करूँ और इस फंड के बारे में बात करूँ तो ये फंड जो है वो एचडीएफसी से थोड़ा सा कम वोलेटाइल दिख रहा है, क्योंकि एचडीएफसी जो था वो 0.88 था बीटा का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, यानी ये रिटर्न एचडीएफसी से बहुत ज़्यादा रिटर्न हमें बना करके देगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप शार्प रेशियो और शॉर्टिनो रेशियो भी देख सकते हैं और एचडीएफसी से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। कुल मिलाकर के अगर ये कहा जाए कि अगर एचडीएफसी और मोतीलाल ओसवाल में से एक चुनना रहे तो यहाँ पर बहुत मुश्किल फाइट आप कह सकते हैं। दोनों फंड बहुत अच्छे हैं अपने कैटेगरी में, ठीक है, लेकिन डाउन साइड प्रोटेक्शन को ज़्यादा समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि जब 4 जून 2024 को जब इलेक्शन के लिए वोटों की काउंटिंग हो रही थी, उस दिन जब मार्केट लगभग 6 से 8% गिरा था, अलग अलग लार्ज मिड और स्मॉल कैप की कंपनी, तो यहाँ पर चूंकि ये मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है तो यहाँ पर तीनों फंड का हम एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं कि कौन सा फंड सबसे ज़्यादा गिरा था। इससे हमें एक मोटा मोटी आइडिया मिल जाएगा कि डाउन साइड प्रोटेक्शन हमें किस म्यूचुअल फंड में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे क्वांट की।
आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्वांट मिड कैप म्यूचुअल फंड, और यहाँ पर मैं पिछले 6 महीने का डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि हमें 4 जून का डेटा मिल सके। अब यहाँ पर अगर मैं आपको कर्सर रख करके दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिए 3 जून का जो इनका NAV था 269 रुपया 80 पैसे था, 269 रुपया 80 पैसे याद रखिएगा। और 4 जून का जो इनका NAV था 246 रुपये 11 पैसे, यानी 3 का जो NAV था 269.80, ध्यान दीजिएगा 269.80 3 का था, और 4 का जो NAV था वो था 246 रुपये 11 पैसे। अब हम लोग एक बार कंपेयर करते हैं कि इससे कितना परसेंट मार्केट गिर गया NAV के इस बेस वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 3 तारीख का जो NAV था उसमें से 4 तारीख का NAV मैंने घटा दिया, तो NAV में जो परिवर्तन आया वो 23.69 रुपये का आया। अब इस बेस वैल्यू पर हम लोग परसेंटेज में देखते हैं कितना गिरावट हुआ, तो 269.80 जो था इसका हम लोग 269.80 और परसेंटेज निकाल देते हैं। तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो एक दिन में मार्केट गिरा वो 8.78% गिरा। कितना? 8.78%। ये क्वांट का आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब चलिए मोतीलाल ओसवाल का हम लोग देख लेते हैं। आप अपने स्क्रीन पर मोतीलाल ओसवाल फंड को देख पा रहे होंगे, और यहाँ पर मैं 6 महीने का डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि हमें 4 जून और 3 जून का डेटा मिल सके। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर आपको कर्सर रख करके दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिए 3 जून का जो NAV था वो था 96 रुपया 87 पैसा। कितना? ध्यान दीजिएगा 3 जून का जो NAV था 96 रुपया 87 पैसा था। और इसके बाद से 4 जून का अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो 4 जून का जो NAV था 91 रुपया 74 पैसा। ठीक है, 4 का जो NAV था 91 रुपया 74 पैसा था। अब यहाँ पर हम लोग डिफरेंस देखते हैं कितना गिरा एक दिन में, और इस बेस वैल्यू पर हम लोग परसेंटेज में ये गिरावट देखेंगे। ठीक है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये मैं आपको मोतीलाल का डेटा दिखा रहा हूँ। आप स्क्रीन पर देखिए 3 तारीख का ये NAV था, 4 तारीख का ये NAV था। अगर दोनों को मैं माइनस कर दूँ तो 5.13 वैल्यू आ जाती है, और ये वैल्यू में NAV के रेट में इतनी गिरावट हुई एक दिन में। अब अगर मैं आपको इस बेस वैल्यू पर अगर परसेंटेज में गिरावट दिखाऊँ तो ध्यान दीजिएगा 96.87 और परसेंटेज में निकाल देता हूं तो यहां पर परसेंटेज आपको कितना देखने को मिल रहा है? 5.29। आप देखिए 5.29 परसेंटेज किस में गिरावट हुआ? मोतीलाल में। और इससे ज़्यादा किस में था? क्वांट में 8.78% के आसपास था, और मोतीलाल में कितना हो रहा है? 5.29% के आसपास। अब चलते हैं HDFC मिड कैप में देखने कि उसमें कितना परसेंट का गिरावट देखने को मिला। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड मैंने यहाँ पर ओपन कर रखा है, और यहाँ पर मैं 6 महीने का डेटा सेलेक्ट कर लेता हूं ताकि 3 जून और 4 जून का डेटा हमें मिल सके। अब यहां पर मैं कर्सर रख करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। 3 जून का जो NAV था आप स्क्रीन पर देखिए 187 रुपया 92 पैसा था। देखिए 187 रुपया 92 पैसा 3 तारीख का। ठीक है, तो 3 का 187 रुपया 92 पैसा। अब मैं 4 तारीख का अगर आपको NAV दिखाऊं तो आप अपने स्क्रीन पर देखिए 4 तारीख का NAV था 175 रुपया 45 पैसा। कितना? 4 का NAV था 175 रुपया 45 पैसा। ठीक है, चलिए अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल लेते हैं और इस बेस वैल्यू पर हम लोग परसेंटेज में गिरावट देखेंगे। आप अपने स्क्रीन पर देखिए ये मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ HDFC का। ठीक है, ये 3 तारीख का NAV था, ये 4 तारीख का NAV था। दोनों में डिफरेंस अगर मैं निकालूं तो 12 रुपया 47 पैसे का आता है। अब इस बेस वैल्यू पर हम लोग परसेंटेज में गिरावट देखेंगे 187 रुपया 92 पैसा। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 187 रुपया 92 पैसा, और परसेंटेज से मैं यहाँ पर कर देता हूँ और इक्वल कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं HDFC में जो गिरावट देखने को मिला वो 6.63% देखने को मिला था। ये HDFC का है, और इससे पहले मैंने आपको किसका दिखाया था? मोतीलाल का दिखाया था जिसमें 5 पॉइंट समथिंग था, और इससे पहले मैंने आपको किसका दिखाया था? क्वांट का दिखाया था जिसमें 8.78 था। अब आप देखिए कौन सा फंड सबसे ज़्यादा वोलेटाइल है? क्वांट सबसे ज़्यादा वोलेटाइल है। इससे कम वोलेटाइल मोतीलाल ओसवाल है, क्योंकि मोतीलाल का मैंने आपको अगर याद हो आपको तो मैंने आपको इसका जो बीटा का वैल्यू दिखाया था वो 87 था, और HDFC का बीटा का वैल्यू 0.88 था। अब इससे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये फंड 0.88 होने की वजह से ये मोतीलाल से थोड़ा सा ज़्यादा वोलेटाइल देखने को मिलेगा, और आप अपने डेटा में भी देख पा रहे होंगे ये लगभग 5 पॉइंट परसेंटेज में गिरा था। HDFC इससे थोड़ा सा ज़्यादा गिर रहा है, और इसके क्वांट का जो बीटा का वैल्यू था 0.93 के आसपास था, तो ये सबसे ज़्यादा गिर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बीटा का वैल्यू सबसे ज़्यादा, और ये 8.78% गिरावट देखने को मिला है। तो अगर आप एक ऐसे फंड की तलाश में हैं जो कि स्टेबिलिटी के मामले में
क्वांट से अच्छा हो, भले हमें रिटर्न 2-3% कम बना करके दे और स्टेबिलिटी के मामले में क्वांट से अच्छा हो, तो आपके लिए एचडीएफसी फंड हो सकता है। हालांकि मोतीलाल ओसवाल इससे कम वोलेटाइल माना जाएगा, लेकिन कुछ एक दिनों का अगर आप एवरेज देखेंगे तो ये फंड लगभग साथ साथ चलते हैं, लगभग साथ साथ चलते हैं। तो आप दोनों को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन आपको फीस भी ध्यान देना होगा। तो फीस के मामले में मोतीलाल ओसवाल कहीं आगे निकल जाता है, क्योंकि इनका जो फीस है वो कम है, 0.64 के आसपास है इनका एक्सपेंस रेशियो, और एचडीएफसी का एक्सपेंस रेशियो 0.734 के आसपास है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा फीस पे करना पड़ेगा एचडीएफसी में। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को कंसीडर करते हुए आप अपने इन्वेस्टमेंट को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप एक स्टेबल फंड की ज़रूरत है, स्टेबल फंड की तलाश है जिसका एवीएम भी ज़्यादा हो, तो आपके लिए एचडीएफसी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आप एवीएम को कंसीडर नहीं करना चाहते हैं और थोड़ा सा कम फीस पे करके और एक अच्छे फंड की तलाश में है, तो आपके लिए मोतीलाल हो सकता है। और अगर आप वोलेटिलिटी से डरते नहीं हैं और ज़्यादा रिस्क लेकर के ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो क्वांट मिड कैप आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि क्यों ना मैं एचडीएफसी भी ले लूं और क्वांट भी ले लूं। तो क्या आप ले सकते हैं एक साथ? बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, पोर्टफोलियो ओवरलैप अगर मैं चेक करता हूँ तो सिर्फ 7% की ओवरलैपिंग आ रही है, जो कि बहुत अच्छा यहाँ पर वैल्यू कहा जाएगा। और अगर आप चाहते हैं तो दोनों में इन्वेस्टमेंट एक साथ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एचडीएफसी के साथ मैं मोतीलाल लेना चाहता हूं, तो एक बार मोतीलाल को भी मैं चेकआउट कर लेता हूं। यहां पर देख लीजिए, मैं यहां पर सेलेक्ट करता हूं मोतीलाल ओसवाल। ठीक है, मोतीलाल, और यहां पर मैं मिड कैप को सेलेक्ट कर लेता हूं। देखिए, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, और इसके बाद से गो पर क्लिक करते हैं। तो अब आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहां पर जो पोर्टफोलियो ओवरलैप आ रहा है जो कि 16% का आ रहा है, जो कि अलाउड है। मिनिमम आपका, अगर आपका 20 से 25% से नीचे है ओवरलैप, तो आप बड़े आसानी से दोनों में कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करना, तो आपके लिए बेस्ट फंड हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप मोतीलाल और एचडीएफसी दोनों को सेलेक्ट करते हैं तो भी आप कर सकते हैं, और एचडीएफसी और क्वांट में एक साथ करना चाहते हैं तो भी आप दोनों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहां पर थोड़ा सा ये ध्यान देना होगा कि क्वांट थोड़ा सा ज़्यादा वोलेटाइल है, यानी मार्केट जब गिरेगा तो ये डाउन साइड प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, जबकि मोतीलाल ओसवाल और एचडीएफसी लगभग सिमिलर फंड है। लेकिन चूंकि एचडीएफसी में अगर आप देखेंगे स्टॉक्स की संख्या ज़्यादा है, यहाँ पर 72 है, और मोतीलाल में सिर्फ 24 स्टॉक्स है, तो थोड़ा सा स्टेबल एचडीएफसी ज़्यादा दिखेगा। हालांकि इनका जो बीटा का वैल्यू है वो मोतीलाल से ज़्यादा है, तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो मोतीलाल ज़्यादा स्टेबल दिख रहा है। लेकिन अगर फंड के मामले में देखेंगे तो डाइवर्सिफिकेशन के मामले में एचडीएफसी एक तरीके से अच्छा प्रतीत हो रहा है, लेकिन टेक्निकल पॉइंट्स और डेटा के हिसाब से मोतीलाल जो है वो ज़्यादा स्टेबल है एचडीएफसी से। तो इन सभी टेक्निकल पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए और समझते हुए अगर आप एक स्टेबल फंड चाहते हैं और कम फीस पे करना चाहते हैं तो मोतीलाल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और अगर थोड़ा सा ज़्यादा फी पे करके आप एक हाई एवीएम वाले फंड को सेलेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि एवीएम हमें ये बताता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर जो हैं वो किस फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है एचडीएफसी का 70,000 करोड़ का है, यानी ज़्यादा लोग एचडीएफसी पर विश्वास दिखा रहे हैं। तो अगर इस प्रकार के आप इन्वेस्टर हैं कंजर्वेटिव टाइप के, कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, एक ऐसे फंड की तलाश कर रहे हैं जो कि बहुत जाना माना नाम हो, तो आपके लिए एचडीएफसी हो सकता है। और अगर आप दोनों में करना चाहते हैं तो दोनों में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड को लेकर के कोई भी प्रश्न आपका रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।